हमने ना ग्लूकोज सबसे पहले हमने देख लिया कि उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया, एरोबिक क्या होती है, एनारोबिक क्या होती है, इनकी कंप्लीट डिटेल्स, इनके स्टेप्स, सारा कुछ हमने डिटेल में पढ़ना है। अभी इसके डिफरेंसेस के पॉइंट्स नोट करने हैं आप लोगों ने कि आप आगे अगर पढ़ें, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस एरोबिक का और एनारोबिक का, बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जरूरी है कि हम सेल के अंदर, सेल है ना ये हमारा, उसके अंदर एंटर तो करवाएं ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज जब तक एंट्री ही नहीं मारेगी तब तक ग्लाइकोलिसिस कैसे हो सकती है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो होनी साइटोसोल में, ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड आपका साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जाके आपकी ग्लाइकोलिसिस होनी है ना, तो ग्लाइकोलिसिस करवाने के लिए तो आपको अंदर भेजना पड़ेगा। ठीक है, अंदर भेजने के लिए, ठीक है, डायरेक्टली ग्लूकोज कभी भी नहीं जा सकता। ठीक है, ग्लूकोज खुद से डायरेक्टली कभी भी नहीं डिफ्यूज कर सकता। अब सेल के अंदर इसको घुसाने के लिए हमारे पास दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं ग्लूकोज को अंदर भेजने के लिए। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना सोडियम की जरूरत है हमें, ठीक है, ना हमें एटीपी की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। दूसरा सिस्टम जो आपका हमारा आता है वो आता है एटीपी एनए डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, उसमें एटीपी भी चाहिए होती है और सोडियम भी चाहिए होता है। अच्छा, अब दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सिस्टम हमने डिस्कस करना है वो है आपका सोडियम एटीपी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, सोडियम एटीपी इंडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों का कोई काम ही नहीं है, ना सोडियम की जरूरत है ना एटीपी की जरूरत है। हमारे सेल के ऊपर ऑलरेडी चैनल्स बन गए हैं, ठहरो, हमारे सेल के ऊपर स्पेसिफिकली ग्लूकोज के लिए स्पेशल नए किस्म के हमने ट्रांसपोर्टर बना लिए हैं। ठीक है, ऐसे देखो, जिसने सिर्फ ग्लूकोज को ही अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। अब वो ट्रांसपोर्टर जो है ना, उनका हम जिक्र करने लगे हैं। वो एक ना पूरी फैमिली है, वो क्या करती है, उसमें ना 14 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 14 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं। लेकिन ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सेल की सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने मोस्टली इनका जो नाम है ना, उनको हम कहते हैं ग्लूट। ठीक है, अब ग्लूट का नंबर कहाँ से कहाँ तक है, टोटल 14 है, तो हम इनका नंबर भी ऐसे देंगे, 1 to 14 तक इनका नंबर होता है। अच्छा, इन्होंने जो है ना, इनकी सबसे पहले हम देखते हैं शेप क्या होती है, वो सारा कुछ होता क्या है, इन्होंने कैसे लेके जाना है। अच्छा, आप देखना, ये समझ लो आपका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ना ऐसे करके इसके 2 सब यूनिट है। ठीक है, पहले ये इस फॉर्म में है, ठीक है, ताकि बाहर से ग्लूकोज आए, ये ग्लूकोज आई है इनके पास। ठीक है, इन्होंने उसको अपने साथ बाइंड कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपनी कन्फर्मेशनल फॉर्म चेंज कर लेनी है। पहले ऊपर की तरफ इनका मुंह खुला हुआ है, उसके बाद इन्होंने क्या करना है, नीचे की तरफ अपना मुंह खोल लेना है। ठीक है, ऐसे अंदर लिया, लेने के बाद उसने इस फॉर्म में आ जाना है और ग्लूकोज को अंदर भेज देना है। ठीक है, ये तो उसने, इसका काम हमने देख लिया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसने कैसे अंदर लेके जाना है। इसकी कितनी कन्फर्मेशनल स्टेट्स हो गई, 2 कन्फर्मेशनल स्टेट हैं। एक में अंदर इसने बाहर की तरफ अपना मुंह खोला हुआ है, वहां से इसने पकड़ना है ग्लूकोज को और अंदर ले आना है। अब ये खुद जो है ना, ये ट्रांसपोर्टर, ये ग्लूट जो है, इनको हम कहते हैं, ये ऑब्वियसली ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो इस टाइप की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। उसमें यही होता है ना कि कोई प्रोटीन क्या करती है, वो फैसिलिटेट करती है किसी चीज को अंदर लाने के लिए या बाहर निकालने के लिए सेल से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि इसके अंदर मैकेनिज्म क्या हो रहा है। अब ये ग्लूट हमने देखा है कि 14 तरह के हैं। अब हमें पता नहीं कौन सा ग्लूट किधर पाया जाता है और उसका आगे से क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वो करता है। ठीक है, अब जो बेसिक डिस्कस करने वाले ये ग्लूट की टाइप्स है ना, वो पहली पांच टाइप जो है ना, वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है।
और उनके देखना है हमने कौन सा ग्लूट कहाँ पाया जाता है। सबसे पहला ग्लूट, ठीक है, GLUT1 पहले वाला कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक तो ब्लड ब्रेन बैरियर में, ये आपने नोट्स बना के साइड पे पेस्ट करनी है ये चीजें, क्योंकि आपको अंदर से ढूंढने में फिर वो बार बार जो है ना इरिटेशन होती है अंदर से चीजों को ढूंढने में। GLUT1 कहाँ कहाँ पाया जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर में, ठीक है, उसके अलावा आपके आरबीसीज में, ठीक है, 2 जगह पे पाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने ग्लूट पे आते हैं। दूसरा ग्लूट कौन सा है, GLUT2। ये वाला जो ग्लूट है हमारे पास, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हमारे पास लिवर में, ठीक है, किडनी में, और इसके अलावा पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में, ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 जगह पाया जाता है। उसके बाद हम तीसरी नंबर पे बात करेंगे, हमारा तीसरा ग्लूट, ठीक है, GLUT3। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ न्यूरॉन्स में पाया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये 3 का हमने जिक्र पढ़ लिया कि पहला जो ग्लूट है वो कहाँ पाया जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर में और आपके आरबीसीज में। दूसरा ग्लूट कहाँ पाया जाता है, लिवर में, किडनी में और आपके पेनक्रियाटिक बीटा सेल में। तीसरा ग्लूट कहाँ पाया जाता है, आपके न्यूरॉन्स में पाया जाता है। अब हम आ रहे हैं अपने चौथे ग्लूट पे। पहले को हम इरेज करते हैं, यहाँ पे हम 5वां भी इरेज कर लेते हैं। अच्छा, चौथे पे आते हैं। चौथे के अंदर हमने क्या करना है, चौथा ग्लूट हमारा कहाँ होता है, मसल्स में और आपके एडिपोज टिश्यूज में, ठीक हो गया, मसल्स और एडिपोज टिश्यूज में। पांचवा ग्लूट, पांचवा कहाँ पे होता है, पांचवे की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो आपको एमसीक्यूज में आ सकती है, वाइवा में पूछी जा सकती है कि ये ग्लूकोज को तो ट्रांसपोर्ट करता ही नहीं, ठीक है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसने क्या करना है, फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिसिटी है। ये आपका एमसीक्यूज पॉइंट है, ये बल्कि सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली क्योंकि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्टर है तो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे फ्रक्टोज यूज हो सकता है, ठीक है, उन जगहों पे होगा ना ये फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्टर। नॉर्मली तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज यूटिलाइज होती है ना, तो ऐसी कौन सी जगह आपकी माइंड में आती है, फौरन से क्लिक करती है कि वहां पे फ्रक्टोज की जरूरत है, तो वहां पे फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्टर होना चाहिए। सबसे पहली जगह आती है टेस्टिस। आपको याद होना चाहिए कि स्पर्म जो है वो एनर्जी कहाँ से लेता है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी नहीं लेता, वो फ्रक्टोज की फॉर्म में एनर्जी लेता है, ठीक है, इसलिए टेस्टिस के अंदर फ्रक्टोज के लिए आपके पास चैनल्स होते हैं या फिर ट्रांसपोर्टर होते हैं जो फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा कौन सी जगह जहाँ पे होते हैं, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे 2 जगह पे ये फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं। अच्छा, हमने इनकी लोकेशन तो पढ़ ली, लेकिन इनका थोड़ा सा फंक्शन में डिफर आता है आपके, वो मैं आपको बताती हूँ। इसको अब हम रिमूव करने जा रहे हैं। हमने पांचों की जगह पढ़ ली, लोकेशन पढ़ ली। अब एक चीज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि आपका जो GLUT1, 2 निकाल देना है, 2 को साइड पे कर दो एक बार, 3 और 4, ये 3 जो आपके ग्लूट है ना, ये सिर्फ ग्लूकोज की अपटेक करते हैं फ्रॉम, ग्लूकोज लेते हैं फ्रॉम ब्लड, ठीक है, लेकिन जो आपका दूसरा ग्लूट है वो जरा सा जो है ना काम में इनसे ज्यादा बेहतर है। वो कहाँ कहाँ पे था आपके पास, लिवर, किडनी और पेंक्रियाटिक बीटा सेल में। वो अब उसने क्या करना है, उसका अब देखना काम, उसने क्या करना है, उसने GLUT2 की बात कर रहे हैं हम, 2 वाले ने एक तो ब्लड से ग्लूकोज लेनी भी है, ठीक है, उससे लेनी भी है, यानी ब्लड से ग्लूकोज लेनी भी है, और अगर ब्लड के अंदर कमी हो गई है, ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो उसने खुद से बाहर भी निकाल देनी है ग्लूकोज, ठीक है। GLUT2 इतना अच्छा है बेचारा, उसने जब ब्लड में ज्यादा हो गया ग्लूकोज तो अपने पास ले लेनी है और सेल के अंदर डाल देनी है, और अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई है तो उसने ग्लूकोज को खुद से सेल के अंदर से बाहर भी निकाल देना है। और ये कौन कौन से सेल ये काम कर रहे हैं, लिवर, किडनी और पेंक्रियाटिक बीटा सेल, उनमें GLUT2 है और ये काम कर रहा है,
ठीक है, इनका डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, ये भी आपका एमसीक्यू पॉइंट है बच्चों, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा डिपेंडेंट सिस्टम पे आते हैं हम। पहला इंडिपेंडेंट सिस्टम तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसमें और कोई बात नहीं करने वाली। नेक्स्ट हम अपना सिस्टम जो करने लगे हैं वो हमारा कौन सा सिस्टम है, सोडियम और एटीपी डिपेंडेंट सिस्टम। अच्छा, इसको जरा गौर से सुनना। इसमें क्या होता है, सेल है ना, सेल के अंदर होता है सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप। अब इस पंप ने क्या करना है, इसने ना बाहर जो है जो क्या कहते हैं, जाहिर है ये पोटाशियम को अंदर लेके जा रहा है और सोडियम को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, और खुद क्या कर रहा है, ये एटीपी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, इसने खुद एटीपी कंज्यूम करनी है और सोडियम को बाहर निकालते जाना है। अब देखो बाहर सोडियम इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से, और अंदर सोडियम कम है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस सोडियम पोटाशियम पंप ने एटीपी यूज करके एक ग्रेडियंट क्रिएट करवा दिया सोडियम का। सोडियम अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। अब सोडियम का ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में होगा, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक हो गया। ये एक बात ध्यान में रख लो कि सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप ने एटीपी को यूटिलाइज करना है और उस एटीपी को यूटिलाइज करके क्या करना है, सोडियम को बाहर निकालते जाना है। बाहर अब सोडियम ज्यादा हो गए, अंदर कम हो गए, तो ग्रेडियंट क्या बना सोडियम का, बाहर से अंदर की तरफ इसका ग्रेडियंट है। अब इसके लिए हमने एक और ट्रांसपोर्टर की बात करनी है जो कि सोडियम और ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्टर है। अच्छा, अब देखना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। ग्रेडियंट किसने क्रिएट किया है, सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप ने किया है। इसका मतलब हमने इस प्रोसेस में एटीपी को यूटिलाइज कर लिया हुआ है। अब बाहर जो सोडियम पड़ी हुई है, अंदर सोडियम कम है, तो यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्टर है जिसको हम कहते हैं, ये हमारा ट्रांसपोर्टर पड़ा हुआ है, ये है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अच्छा, अब इस सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर का क्या काम है, इसने ना देखो, ये लो, ये आपका सेल आ गया, ये वो ट्रांसपोर्टर पड़ा हुआ है। अब सोडियम की तो कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है ना, अब अगर सोडियम अंदर मूव करना चाहती है तो अपने ग्रेडियंट के अलॉन्ग ही मूव करेगी ना, तो उसकी तो डिफ्यूजन ही होगी। अब अपने अगर चैनल के जरिए भी जाती है तो उसका तो ग्रेडियंट उसी डायरेक्शन में है ना, तो उसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है कि अंदर जाने के लिए। अगर उसके पास चैनल मौजूद है ना, तो वो चैनल के अक्रॉस अंदर मूव कर सकती है, लेकिन वो चैनल है सोडियम ग्लूकोज। अब उसने क्या करना, वो कह रही है मैं तो अंदर जा ही रही हूँ, ठीक है, क्यों ना मैं ग्लूकोज का भी हाथ पकड़ के अंदर ले जाऊं। हालांकि ग्लूकोज जो है अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है, लेकिन सोडियम अपने ग्रेडियंट के अलोंग मूव कर रहा है, तो क्या करेगा सोडियम, इसको अपने साथ अंदर ले जाएगा, क्योंकि को ट्रांसपोर्टर है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही दफा में अंदर मूव कर जाएंगे, ठीक है। सोडियम भी आ गया अंदर और ग्लूकोज भी आ गया। इस टाइप का जो ट्रांसपोर्टर है कि जिसमें पहले हमने क्या किया, सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप यूज करके एटीपी यूज कर ली और एक ग्रेडियंट बना दिया। अब उस ग्रेडियंट को यूज करते हुए सोडियम ने क्या करना है, ग्लूकोज का हाथ पकड़ के अपने ट्रांसपोर्टर के जरिए उसको सेल के अंदर ले जाना है। ये आपका है सोडियम और एटीपी डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ होना है, इसकी हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ने लगे हैं। अच्छा, सोडियम पोटेशियम डिपेंडेंट सिस्टम जो है ना, ये होता है आपके एपिथेलियल सेल जो होते हैं ना इंटेस्टाइन के, एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ये वहां पे सिचुएटेड हो सकते हैं। उसके अलावा रीनल ट्यूब्यूल्स में हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोरॉइड प्लेक्सिस, सॉरी इतना गंदा में लिखना शुरू हो गई ना, ट्यूब्यूल्स। अच्छा, पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। तीसरी बात कहाँ है, आपका कोरॉइड प्लेक्सिस। अच्छा, जो आपका कोरॉइड प्लेक्सिस है ना, वो आप न्यूरो में पढ़ोगे, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर। आपको मैंने अभी ग्लूट 1 पढ़ाया है, ठीक है। ग्लूट 1 में मैंने बताया ना, ग्लूट 1 कहाँ था आपका, ब्लड ब्रेन बैरियर में भी था।
GLUT1 भी आपका ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट था, लेकिन इस ब्लड ब्रेन बैरियर का ही एक पार्ट होता है कोरोइड प्लेक्सिस, ठीक है, उसके अंदर ये वाला आपका ATP सोडियम डिपेंडेंट सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये यहाँ तक आपकी कहानी पूरी होती है कि ग्लूकोज हमने अंदर कैसे लेके जाना है सेल के अंदर, यहाँ तक हमने सेल के अंदर ले गए, ठीक है। अब सेल के अंदर ले जाके हमने उसको ट्रैप कैसे करना है, ठीक है, अंदर रखना है, ये भी एक मसला आ गया हमारे पास। अच्छा, वो अब हम देखते हैं कि सेल को अंदर तो ले गए और अंदर संभाल के कैसे रखना है। उसके लिए हमें इसकी करनी पड़ती है फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, अब वो देखना, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन। ग्लूकोज की क्या करनी है हमने, फॉस्फोराइलेशन करनी है, ताकि ये अगर ये सेल है ना, सेल के अंदर बड़ी मुश्किल से हमने 2 सिस्टम यूज करके ना ग्लूकोज को हम ले ही आए हैं, लेकिन ये बेचारी ग्लूकोज है ना, ये कहती है मुझे बाहर निकाल दो, मैंने नहीं अंदर रहना। तो अब इसको अंदर टिकाने के लिए एक एंजाइम आता है हीरो बन के, ठीक है। वो एंजाइम ने क्या करना है, वो एंजाइम कौन सा है आपका, हेक्सोकाइनेज, उस एंजाइम ने क्या करना है, वो कहता है कि मैं ना ये इस ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट अटैच कर दूंगा, और जब इसके साथ फॉस्फेट अटैच हो गई ना तो ये बाहर निकल ही नहीं सकेगा, ठीक है, क्योंकि जो फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज है ना, उसको बाहर निकालने के लिए ना कोई हमारे पास ट्रांसपोर्ट कैरियर है, ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर है, कोई हमारे पास कैरियर नहीं जिसको बाहर निकाल सके, और ये इस कदर पोलर चीज बन चुकी है, चार्ज और पोलर टाइप की चीज बन चुकी है फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज, कि इसका डिफ्यूज होना लिपिड मेम्ब्रेन से नामुमकिन हो जाता है। तो ये जो फॉस्फोरिलेशन वाला प्रोसेस है ना, ये इरिवर्सिबल होना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये आपका ग्लूकोज है, ये सेल के अंदर आ चुका हुआ है, इसके ऊपर आपने सिंगल एरो इसके दरमियान लगाना है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक हो गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें क्या होना है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होना है, ठीक है। आगे हम इस हेक्सोकाइनेज की टाइप्स पढ़ेंगे, और इस प्रोसेस में क्या होना है, ATP यूटिलाइज होनी है, ठीक है, ADP में कन्वर्ट होनी है, यहाँ पे हमने ATP यूज कर दी है। अच्छा, अब इसने क्या बना देना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज का 6 वाला जो कार्बन है ना, उसके ऊपर जाके एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, उसको हम कह देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हमने इसको सेल के अंदर ट्रैप कर लिया है, अब ये बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि हमारी जो हेक्सोकाइनेज है ना, हेक्सोकाइनेज 2 टाइप की हम कंसीडर करते हैं, बेसिकली इसकी होती 4 टाइप्स हैं, लेकिन हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम हेक्सोकाइनेज का डिस्कस करने लगे हैं। ये हेक्सोकाइनेज का एंजाइम का काम क्या था, उसने फॉस्फोराइलेशन करानी थी। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो पहले 3 हेक्सोकाइनेजेस हैं, हेक्सोकाइनेज 1, 2 और 3, ये तीनों की नेचर सेम है, ठीक है, इसको हम एक ही कैटेगरी में लेंगे, लेकिन आपका जो चौथा हेक्सोकाइनेज है बड़ा ही जिद्दी किस्म का है, ठीक है। उसने क्या करना है, वो कहता है कि मैं तो नहीं इसकी बात मानता, जो ये 3 करेंगे तो मैं क्यों उनके जैसा बनूं, मैं तो इनसे डिफर करूंगा हमेशा। चौथा जो होता है ना, वो इनसे डिफर करता है, हमने इसको मिसलीडिंगली एक नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज। अब दोनों ने ना अपनी कैरेक्टरिस्टिक में एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करना है। अब वो कैसे डिफर करना है, मैं आपको इसके डिफरेंसेस लिखवाने लगी हूँ। अच्छा, समझाऊंगी भी साथ साथ और बताऊंगी भी। अच्छा, हाँ जी, ओ ओके, अब मैं ट्राई करूंगी कि इसमें कम। अच्छा अच्छा, अब नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेक्सोकाइनेज का डिफरेंस। हेक्सोकाइनेज 1, 2 और 3, ये तीनों एक कैटेगरी में हमने रखने हैं, और ग्लूकोकाइनेज जो है वो हमने दूसरी कैटेगरी में रखना है। 1 मिनट,